अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है और साथ ही साथ हेजिंग क्या होती है और स्पेकुलेशन क्या होती है। बेसिकली ये टॉपिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं और ये एक समझ लें कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। और मोस्टली क्योंकि बैंक्स में अगर आप देखें या कोई जो है वो बैंक का बैकग्राउंड रखता हो उसकी फैमिली में, तो वो यकीनन जानता होगा कि इस टाइप की चीज़ों को टैकल बैंक करता है और कैटर भी करता है। मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को वो प्रोवाइड करते हैं। यानी एक ऐसी चीज़ है ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है। द वैल्यू ऑफ पर्सन्स इनकम, वेल्थ और नेटवर्थ चेंजेस व्हेन द एक्सचेंज रेट चेंजेस अनप्रेडिक्टेबली। अच्छा देखें इसका मकसद क्या है। इसका मकसद सबसे मेन ये है कि जब भी मतलब एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से जो भी चेंज आपकी इनकम में आता है, वेल्थ में या नेटवर्थ में, किसी भी आपके पास जो मॉनेटरी टर्म्स में जो चीज़ है उसमें अगर जो भी चेंज आता है एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से, जो उसकी वर्थ चेंज हो जाती है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, एक्सचेंज रेट रिस्क। क्यों एक्सचेंज रेट रिस्क? क्यों? क्योंकि देखें अगर आपके पास लेट सपोज 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन कल को डॉलर की टर्म्स के अंदर वो रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप डॉलर के टर्म में देखें तो आपके पास जो 1,00,000 रुपए है उसकी वर्थ कम हो जाएगी। भले डोमेस्टिकली तो 1,00,000 रुपए रहेंगे, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेड गुड्स उससे कोई बाय कर रहे हैं तो पहले उस 1,00,000 से आप जितने बाय कर सकते थे, रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से अब आप उससे कम बाय कर सकते होंगे। तो ये क्या होता है, ये आप कह लें आपकी वैल्यू में चेंज होता है। अच्छा, रिस्क कब आता है? रिस्क ऐसे आता है कि लेट सपोज आपको कोई चीज़ पे आउट करनी है, किसी को पैसे देने हैं या किसी से कोई पेमेंट रिसीव करनी है फॉरेन करेंसी में, और लेट सपोज जब आप फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बाहर पेमेंट करनी है तो he or she will need the amount in his or her currency, ठीक है, which is for you like a foreign currency। जैसे अगर आप डॉलर के अंदर किसी को पैसे चाहिए तो वो डॉलर में मांगेगा, लेकिन आपकी करेंसी तो रुपी है, तो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अगेन देयर इज एन एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन दिस बोथ टू करेंसीज। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कहें क्या कहते हैं कि बाहर से किसी को पैसे भेजने हैं तो वहाँ से अपनी करेंसी भेजेगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर फिर कन्वर्जन होगी और एक्सचेंज रेट की मुदाखलत इसमें हो जाएगी। तो इट मीन जहाँ एक्सचेंज रेट की मुदाखलत हो रही है वहाँ एक्सचेंज रेट रिस्क है। क्यों रिस्क है? आपने यहाँ से बाहर भेजने थे 1,00,000 रुपए, या समझ लें $10 की कोई चीज़ थी, आपने वो खरीदनी थी, आपको पैसे भेजने। अब आपने 2 दिन बाद भेजने, 3 दिन बाद भेजने, आपने आज के रेट के हिसाब से पैसे की देखा कि हाँ यार $10 की एक चीज़ है, $10 की, और मेरे 160 रुपये का आज पाकिस्तानी रुपये का रेट चल रहा है। इट मीन्स मुझे जो है वो कि 1,600 रुपये देने पड़ेंगे एंड देन आई विल परचेज दिस थिंग ईजिली। ओके, बट क्या हुआ कि आफ्टर 2 days और आफ्टर अ मंथ यू विल हैव टू पे द सम ऑफ अमाउंट, और उस वक्त क्या हुआ कि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो जो है मज़ीद डेप्रिशिएट होकर और आपका जो है डॉलर के हिसाब से जो आपकी कदर है रुपये की वो और गिर गई, और अब वो 180 रुपये हो गया लेट सपोज फॉर $1। इट मीन्स नाउ यू विल हैव टू पे अ सम ऑफ अमाउंट ऑफ 1,800 रुपीज़। ठीक है, अब आपको 1,800 रुपये देने हैं बनस्बत पहले के 1,600 रुपये से। इट मीन्स क्या हुआ, ये रिस्क हो गया। ठीक है, ये रिस्क था। यानी आप यू डोंट नो कि आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये भी पॉसिबल है कि कम हो जाए। आप 3 दिन बाद जब आप जाएँ या 1 महीने बाद आपको जब पेमेंट करनी हो तो जब डॉलर जो है वो डॉलर के हिसाब से रुपये की कदर बढ़ जाए और अब वो रुपी $140 140 रुपीज़ का हो जाए। तो पहले आपको 1,600 रुपये देने पड़े $10 के, अब आपको 1,400 रुपये देने पड़ेंगे, आपके 200 रुपये बच गए। ये भी पॉसिबल है। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर जो हम इन चीज़ों को देखते हैं तो उसमें जो लोगों को डर होता है प्रॉफिट की तरफ, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि वी डोंट नो कि आइदर वी गेन समथिंग और वी लूज समथिंग। ठीक है, तो इसके जो डिफ्रेंशिएट होता है, तो डिफरेंस जो होता है, तो गेन को तो बंदा फिर भी इतना वो नहीं करता कि गेन के ऊपर वो क्या वो सोचेगा, वो असल डर उसको ये होता है कि लॉस ना हो जाए, यानी जो मैं सोच रहा हूँ उससे मुझे ज़्यादा ना पे करने पड़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर बचने के भी तरीक़ेकार होते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको अभी ये बताया, तो ये कहलाता है एक्सचेंज रेट रिस्क। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मकसद ही ये है कि आपके पास एक चीज़ थी, आपने सोचा भाई अभी के हिसाब से मेरी इतनी अमाउंट है और मैं इतनी अमाउंट में पे कर दूंगा, मेरी ये इनकम है और ये मुझे इतनी इनकम मिल जाएगी। वहाँ से मैं ये सोचता आ रहा हूँ कि लेट सपोज मुझे बाहर से कोई इनकम मिलनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मैं कह रहा हूँ जी अब $100 मिलने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ जब मैं कन्वर्जन करूँगा और यहाँ पे जो है वो मेरे लिए बड़े ईजी हो जाएगा कि मैं यहाँ से कन्वर्ट करूँगा, मुझे इतनी सम ऑफ अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि लेट सपोज अब
अब रुपये की आप समझ लें कदर बढ़ गई है, ठीक है। यानी जो पहले अगर वहाँ से $100 आने थे यहाँ पे तो आपको मिलने थे 16,000 रुपये लेट सपोज। अब क्या हुआ कि रुपये की कदर बढ़ गई, अब वो 160 के बजाय वो 140 पे आ गया, ठीक है। क्योंकि देखें ये बात याद रखिएगा कि हम डॉलर की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, तो जब भी हम अगर इस तरह कह रहे हैं कि 160 से 140 हो गया तो इट मीन्स जो इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपये की कदर बढ़ रही है। हम बहुत पहले बात कर चुके हैं एक्सचेंज रेट के डिमांड और सप्लाई में कैसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी हम जो ये बात कर रहे हैं वो यही कि डॉलर के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपये की नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पर रुपी। तो पर रुपी की जो ये वाली जो बात है, सॉरी क्या कहते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो है इन टर्म्स ऑफ डॉलर का मकसद ये है कि रुपी की आप कहते हैं कि $1 में कितने रुपीज़ आ सकते हैं, ठीक है। हम अभी ये बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि लेट सपोज 140 हो गया, 140 हो गया तो अब क्या हुआ कि डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉलर डेप्रिशिएट हो गया और हमारा रुपये इंक्रीज़ हो गया अगर वो 140 पे चला गया 160 से, सही है। तो उसके हम अब कहेंगे क्या हुआ भाई, पहले तो जी 140 रुपये 160 रुपये देने पड़ रहे थे $1 खरीदने के, अब 140 देने पड़ रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, हमारा रुपये डेप्रिशिएट नहीं हुआ बल्कि अप्रिशिएट हो गया, ठीक है। तो अब इस सेंस में क्या होगा कि अगर ऐसा हो गया और बाहर से पेमेंट आनी थी तो $100 आने थे और यहाँ पे आके 16,000 हो जाने थे पहले के रेट से। अब क्या हुआ, हमारा रुपये अप्रिशिएट हो गया और 140 हो गया, ठीक है, 140 रुपीज़ पर डॉलर हो गया। तो अब जब डॉलर आएगा तो हमें कन्वर्ट होकर कितने मिलेंगे, 14,000 रुपये। सीधी सी बात है, सिंपल मैथ्स है। 14 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बिकम 14, मेरे ख्याल में हाँ बिल्कुल 14,000 बन जाएगा, 1400 ही 14,000 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 140 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो जी बिल्कुल 140 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 बन जाएगा। अब क्या होगा कि आपको कम रुपीज़ मिल रहे हैं तो अगेन यू हैव अ रिस्क कि पहले मैं खुश हो रहा था कि मुझे 16,000 मिलेंगे, पर अब मुझे 14,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब बाहर से कोई पेमेंट आनी हो तो आपके पास क्या रिस्क होता है कि आपकी करेंसी अगर अप्रिशिएट हो गई उस वक्त तो आपको लॉस हो जाएगा क्योंकि आप बाहर से अपनी रुपये में कन्वर्ट करवाएंगे। और अगर आप यहाँ से बाहर भेज रहे हो तो आपको क्या रिस्क होता है, अगर बाहर वाली करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो क्या होगा, क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है एक्सचेंज रेट रिस्क। और अनप्रेडिक्टेबली का मैंने आपको बताया कि भाई लाजमी सी बात है ये अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं था 3 दिन बाद क्या होना है, 3-4 दिन बाद क्या होना है, यू कांट प्रिडिक्ट ना। ये तो मतलब एक स्पेकुलेशन वाली बात ही नहीं आती। काफ़ी सारे बहुत कम लोग होते हैं जो स्पेकुलेशन के ऊपर चलते हैं, पर ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल ही है, तो इसकी वजह से जो चेंज आते हैं वो एक्सचेंज रेट रिस्क ही कहलाता है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी। जैसे कि इधर मैंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग योर फॉरेन ट्रिप यू आर एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट रिस्क बिकॉज ऑफ करेंसी एक्सचेंज। बिल्कुल, आप जा रहे थे जापान अपनी वेकेशंस को स्पेंड करने और आप लेट सपोज क्या कहते हैं अमेरिकन हैं और आप जा रहे थे और आपने कहा क्या कहते हैं कि भाई मैं अपने पास $100 लेकर जा रहा हूँ और जो येन की प्राइस है लेट सपोज कि $1 में 5 येन मिल जाते हैं, तो $100 लेकर जा रहा हूँ तो 500 येन मुझे वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अब जब आप वहाँ गए तो क्या हुआ कि येन जो है वो अप्रिशिएट हो गया। अप्रिशिएट हुआ तो क्या हुआ कि अब जो है $1 में कम येन मिलेंगे क्योंकि उसकी कदर बढ़ गई ना, येन की कदर बढ़ गई। तो अब आपको वैसे वो वाली बात होती है ना कि हम कहें कि 100 रुपये में 1 जैकेट मिलेगी और 100 रुपये में 2 जैकेटें मिल रही थी, अब 100 रुपये में 1 जैकेट मिलेगी। या कोई भी आप कोई और सी एग्जांपल लेना कमोडिटी की, तो क्या हुआ, इट मीन्स अब जैकेट की प्राइस बढ़ गई ना। बिल्कुल वैसे ही मैंने जैकेट जो महंगी हो गई क्योंकि अब 1 मिल रही है 100 रुपये में। बिल्कुल ऐसे ही कि ये पहले $1 में 5 येन मिल रहे थे, अब $1 में 4 येन मिल रहे हैं। इट मीन्स येन हो गया अप्रिशिएट। अब क्या होगा कि जब आप अपनी करेंसी को वहाँ लेकर गए और आपने वहाँ पे कन्वर्जन करवाई तो क्या हुआ, अगेन यू आर एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट रिस्क। क्यों, क्योंकि आपको कम येन मिलेंगे। जब आपको कम येन मिलेंगे तो आप जो सोच के निकले थे कि मैं इतनी चीज़ें खरीद लूँगा, इतने येन होंगे, इतने की प्राइस होती है वहाँ पे, अब आपने कन्वर्ट करवाया तो वो 400 येन आपको मिले $100 के बदले में, अब आप कम चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से फॉरेन मार्केट के अंदर भी आपका इसी तरीके से रिस्क होता है कि लेट सपोज आपने किसी फॉरेन स्टॉक को परचेज़ किया हुआ है और वहाँ पे आपने परचेज़ करा, लेट सपोज क्या कह लें कि $10 का एक स्टॉक परचेज़ करा और आप रहते थे यूके में और यूएसए के अंदर आपने एक स्टॉक मार्केट में आपने कह लें कहते हैं कि एक बॉन्ड या शेयर परचेज़ करा जो कि $10 का था और फिर आपको वहाँ पे जो है वो $20 जो है $20 का हो गया। यानी लेट सपोज क्योंकि शेयर्स की प्राइस बढ़ते हैं तो शेयर की प्राइस बढ़े, $20 का हो गया। अब क्या हुआ कि अब आपको वापस लाना है पैसा। अब आपने कहा मैंने भेज दिया उसको, अब मैं भाई $10 लगाए थे, $20 हो गए, तो अब मैं वापस ले आता हूँ। लेकिन अब आप सपोज करें कि हुआ क्या कि पहले जो है जब आपने $10 का वो लिया था ना, उस वक्त जो पाउंड का एक्सचेंज रेट चल रहा था, वो जो पाउंड का एक्सचेंज रेट चल रहा था वो चल रहा था कुछ ये कि $1 जो है वो 0.5 पाउंड के बराबर था, ठीक है। अब 0.5 पाउंड के बराबर था
जब आपने $10 का एक शेयर वहाँ परचेज करा तो आपको कितने देने पड़े होंगे? 5 पाउंड। 5 पाउंड को कन्वर्ट करवाया, $10 बन गए आपके, और आपने जाके एक शेयर खरीद लिया। अब वो $20 का आपको, मतलब $10 आपको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद प्राइस का रेज आया, इस वजह से आपको अब $20 आपने बेचा, $20 मिल गए। अब $20 को आपने कन्वर्ट करवाना है। अगर तो यही रेट प्रिवेल करता है तो क्या होगा? $20 को अगर आप इससे देख लें तो ये क्या हो जाएगा? ये 10 पाउंड हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये $20 और इसको 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाउंड। इट मीन्स आपको 10 पाउंड रिटर्न में मिल जाएंगे जब आप $20 कन्वर्ट करवाएंगे। लेकिन क्योंकि एक्सचेंज रेट आ रहा है तो यू डोंट नो कि जब आपके पास प्राइस आपकी $10 से बढ़ गई, वो कितना टाइम में बढ़ी, और उस टाइम पे आपका क्या एक्सचेंज रेट हो। उस टाइम पे लेट सपोज आपका एक्सचेंज रेट हो गया, आपका जो पाउंड है वो अप्रिशिएट कर गया, और आपका जो पाउंड था वो अप्रिशिएट करिए, और अब क्या होगा कि $1 में पहले 0.5 पाउंड आ रहे थे, अब $1 में आपके सिर्फ 0.25 पाउंड आ रहे हैं। अब क्या होगा? अब आप जब वहाँ से $20 मंगवाएंगे तो अगर आप इससे करें $20, 20 और इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? 5 पाउंड। $20 जब या आपके यूके आएंगे तो आपको सिर्फ 5 पाउंड मिलेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ गई जब आपको सिर्फ 5 पाउंड मिल रहे हैं तो इट मीन्स ये क्या हुआ? ये बेसिकली आपके साथ क्या हो गया कि एक तरीके से आपने जब लगाए थे जब भी 5 पाउंड ही थे, हालांकि आपको $10 का वहाँ पे बेनिफिट भी मिला, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप जब वापस अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट को वापस लाए लेकिन रेट चेंज हो गए तो व्हाट विल हैपन? आपको जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी आपको उतनी मिली, आपको जीरो प्रॉफिट वाली बात हो गई आपके लिए। ठीक है, अगर आप अमेरिका में होते तो फिर तो आपको लाजमी $10 के $20 मिलते, लेकिन यहाँ पर जब आप लाए क्योंकि रेट चेंज हो गया तो आपको कम मिले। तो ये बेसिकली जो सब कुछ है ये एक्सचेंज रेट रिस्क और उसकी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कवर करी है। ठीक है, अच्छा अब मैं करता हूँ इसके आगे की बात। असल जो काम था हमारा वो एक्सचेंज रेट रिस्क का ही था जो मैंने आपको बताया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखिए ये तो थी प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी कि भाई क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि यार ये इस तरह मैं तो लॉस में आ जाऊंगा। राजू यहाँ भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यहाँ भी आप गए आपको लॉस हो रहा है, 500 डिजाइन चाहिए थे आपको उल्टा 400 मिल रहे हैं। तो अब आती है बात सॉल्यूशंस की, बल्कि मैंने इसका एरो ही गलत बना दिया। बेसिकली ये तो ये दोनों सॉल्यूशंस हैं आपके, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। अच्छा देखें हेजिंग क्या होती है। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दे हैव टू सेफगार्ड देयरसेल्फ। ठीक है, अब वो किस तरीके से सेफगार्ड करते हैं कि होता क्या है कि देखें लाजमी सी बात है हर कोई बंदा तो सिचुएशन में तो डरेगा कि यार मैं क्यों अपने आप को जो है वो एक्सपोज करूँ और इस तरह मेरे पास तो लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं अपने आप को सेव करते हैं। कैसे सेव करते हैं? अ पोजीशन एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट रिस्क, ये पोजीशन है जो होती है इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क की तरफ एक्सपोज होती है, जो ये रिस्क का मैंने बताया। एन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग अ नेट एसेट और अ नेट लायबिलिटी पोजीशन इन फॉरेन करेंसी। बहुत ही एक आसान सी भी चीज़ है और कभी कभी बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल भी बन जाती है, लेकिन ये इतनी मुश्किल है नहीं जितनी कि लोग समझने में उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हेजिंग स्पेकुलेशन ये होता क्या है। इसके बाद वाला जो हमारा एक और वीडियो लेक्चर होगा वो भी बड़ा मज़ेदार होगा और उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसी से कहते हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन होगा इसका। देखिए भाई बात ये है कि एन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग अ नेट एसेट और नेट लायबिलिटी पोजीशन इन फॉरेन करेंसी का मकसद ये है कि होगा क्या कि देखिए उसको अपने आप को सेव करना है। तो अगर बहुत ही एक आसान सी चीज़ है, ये मैंने लिखा हुआ है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी करनी है उसको। भाई किस तरीके से, कैसे? अगर उसने जो है वो 1 लाख रुपए बाहर से या 1 लाख रुपए पे करने हैं, 1 लाख, मैं पाकिस्तानी हूँ मुझे डॉलर में पे करने हैं, तो 1 लाख रुपए अगर मुझे पे करने हैं डॉलर्स में, तो मैं किस चीज़ का एक्सपोज हूँ? एक्सचेंज रेट रिस्क पे। 3 महीने बाद मुझे 1 लाख डॉलर दे, 1 लाख रुपये, 1 लाख समझ ले क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि $100 मुझे बाहर पे करने हैं। ठीक है, तो $100 के अभी के हिसाब से मेरे लिए क्या प्राइस बन रहा होगा? 1600 रुपये देने हैं और 16,000 रुपये मुझे जो है वो देने हैं, क्योंकि मैं कन्वर्ट करूँगा $100 बनेंगे, मैं पे आउट कर दूंगा। तो मुझे असल में $100 पे करने हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये कि वो नहीं समझता भाई, वो कहेगा मुझे $100 चाहिए तेरी करेंसी जो भी हो। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि भाई मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक्सचेंज रेट रिस्क है। मुझे नहीं पता कि 1600 जब तक मैं पे करने की बारी आएगी मेरी 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी मेरा टाइम पीरियड है, तो क्या वाकई 160 रुपये रहेगा एक्सचेंज रेट, या कम होगा या ज़्यादा होगा। ऐसी केस क्या हो गया, ये आपके लिए क्या बन गई? लायबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू पे द फॉरेन करेंसी, इट मीन्स इट इज द नेट लायबिलिटी पोजीशन इन फॉरेन करेंसी। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि भाई नेट लायबिलिटी तो ये हो गई, तो फिर इस तरीके से आप ये बताएं कि अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इस बंदे को क्या करना है कि अगर नेट लायबिलिटी इस पर चढ़ी हुई है तो वो किस तरीके से उतार सकता है, या तो वहाँ से वो एक नेट एसेट एक्वायर कर ले। नेट एसेट एक्वायर करने का मकसद क्या है कि लेट सपोज वो फॉरेन करेंसी के अंदर कोई अपना एक एसेट परचेज करके रख ले पहले से $100 का। आज के दिन अगर वो $100 का एक कोई चीज़ परचेज करके रख लेता है अभी से, क्योंकि उसको तो 3 महीने बाद पेमेंट करनी है और वो लीगली बाउंड भी है कि भाई 3 महीने बाद ही मुझे चाहिए, 3 महीने बाद ही मुझे देना। अब उसके लिए क्या टेंशन थी कि भाई मुझे पे आउट करना है, लेकिन ये रिस्क का मसला आ जाएगा। वो एक एसेट परचेज करके रख ले डॉलर में, तो जब एसेट परचेज कर लेगा तो क्या होगा, वो $100 का एसेट हो जाएगा। तो $100 का एक एसेट भी हो जाएगा जो उसने खुद परचेज करा, और उसको पे भी करने बाहर $100, तो $100 की लायबिलिटी भी हो जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, दोनों बराबर हो गए। तो एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग नेट एसेट और नेट लायबिलिटी पोजीशन। क्यों? क्योंकि नेट एसेट भी नहीं है इसका। नेट एसेट का मतलब होता है कि लायबिलिटी और एसेट्स को माइनस करें तो नेट एसेट, मतलब अगर एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है तो नेट एसेट की पोजीशन हो गई। अगर आप उल्टा देखें तो आप अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट कम हो तो नेट लायबिलिटी की पोजीशन हो गई। लेकिन ऐसे केस में जब 100 इज इक्वल टू 100 रेट मीन्स देयर इज नीदर अ नेट लायबिलिटी पोजीशन और नेट एसेट पोजीशन, ठीक है, नॉर अ नेट एसेट पोजीशन। क्यों? क्योंकि 100 ही 100 माइनस 100 0, ना कोई नेट लायबिलिटी की पोजीशन रही ना कोई नेट एसेट की पोजीशन रही, वो 0 है। किस तरीके से? अब क्या होगा, अगर तो डॉलर इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, एक थर्ड उसको ये होगा कि भाई मुझे $100 पे करने दे, और अब जो है वो जो मेरी करेंसी का रेट था वो पहले 160 था, अब जो है वो 170 हो गया, यानी अब मुझे 17,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 17,000 रुपये मैं पे करूँगा, 17,000 रुपये को कन्वर्ट करूँगा और $100 बनेंगे। तो ये तो हो गया लायबिलिटी बस का थर्ड। लेकिन क्योंकि साथ ही साथ उसके पास एक एसेट भी है $100 का, तो अब अगर वो $100 के एसेट को अपने करेंसी पाकिस्तानी करेंसी में जब वो बुलाएगा तो लाजमी सी बात है क्या रेट चल रहे हैं 170, तो जब वो यहाँ से कन्वर्ट करेगा तो उसने लगाए जो $100 थे उस वक्त, तो वो तो 16 रुपये 160 रुपये आपसे लगाए तो 16,000 होने थे। अब 170 रुपये का डॉलर हो गया रुपये की टर्म्स में। तो अब क्या होगा कि अब जो है वो आप कह रहे हैं कि 170 रुपीज़ का $1 हो गया, तो अब जब अगर वो $100 का जो उसने एसेट लिया हुआ है उसको जब वो कन्वर्ट करेगा उसको कितने मिलेंगे, 17,000 रुपये। इट मीन्स एक तरफ से अगर उसका थ्रेड बढ़ रहा है तो उतनी ही अमाउंट से दूसरी तरफ से उसका थ्रेड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे उतने ही अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा होगा जितने उसको यहाँ पे पे आउट करने। इट मीन्स ही इज कहने का कहते हैं परफेक्टली सेव हिमसेल्फ, ठीक है, हैज कर लिया, परफेक्टली हैजिंग कर लिया उसने कि अपने आप को बचाना, ठीक है। यही बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है कि भाई अमेरिकन को एक को, अच्छा देखिए अब ये हैज कर लिया, ये एसेट या तो खरीद लेता बाहर, ऐसे ही किस्म का एक एसेट फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी कहलाता है, वो आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अमेरिकन को जो है वो पे करने दी थी, इंपोर्ट उसने करी थी पाकिस्तानी किसी ने, यूके वाले ने इंपोर्ट करी थी। एग्जाम्पल है $1 मिलियन उसको देने हैं कोई 3 महीने बाद। जब उसको 3 महीने बाद देने तो क्या उसके लिए वही एक लायबिलिटी चढ़ गई आपका कहना है आपका यूके वाले यूएसए वाले पे, क्योंकि इसको पे करने पाउंड्स के अंदर यूके से इंपोर्ट करी उसने, लेकिन नेट लायबिलिटी की पोजीशन आ गई। वो क्या करेगा, अब वो एसेट खरीदने जाएगा। अब एसेट यहाँ पे किस सूरत का है, यहाँ पे एसेट है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मैंने पहले ही बताया था, एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर ऑन सम रेट इन फ्यूचर एट अ प्राइस सेट नाउ। फॉरवर्ड रेट वो कहलाता है, जो फ्यूचर प्राइस सेट होती है वो फॉरवर्ड रेट कहलाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस कोड होती है वो फॉरवर्ड रेट कहलाती है। यानी कोई स्पेसिफिक रेट के ऊपर बातचीत हो गई, उन्होंने म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके उन्होंने डिसाइड कर लिया, बैंक के पास वो गया, बैंक ने कहा कि चलिए जी ठीक है इस प्राइस सेट हो गई। हुआ क्या, उसको 3 महीने बाद देने थे। आज वो जाएगा अपने बैंक में और बैंक वाले से जाके बोलेगा कि भाई एक रेट मुझे सेट कर दो आज ही, यानी मैं आपसे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ 3 महीने बाद, सही है। 3 महीने बाद मैं क्या करूँगा, 3 महीने बाद जो है वो मैं आऊँगा और आपको इतने डॉलर देके इतने पाउंड आपसे खरीद लूँगा। 1 मिलियन पाउंड मुझे खरीदने हैं, 3 महीने बाद खरीद लूँगा, रेट अभी बता दो। तो एक एग्रीड रेट अभी हो जाता है कि भाई ये रेट हो गया। लेट सपोज उसको कह दिया कि भाई अच्छा आप आ रहे हो ना, तो 1.60 के ऊपर आप आ जाओ, यानी 1 पाउंड जो है वो $1.60 के बराबर है, इस रेट पे आप आ जाओ। तो ये रेट हम लोगों ने एग्री कर लिया, अब वो फ्री हो गया। 3 महीने बाद वो जब जाएगा, जब उसका टाइम आएगा पे करने का, वो 1.60 के हिसाब से आपका जो अमाउंट बनती है 1 मिलियन पाउंड की वो लेकर जाएगा डॉलर्स में और कहेगा भाई मुझे 1 मिलियन पाउंड दो और जाके यहाँ पे कर देगा। किस तरह से हो गया, अच्छा ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, एसेट पोजीशन कहलाएगी। किस तरीके से
क्योंकि उसने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके लिए एक तरीके से 1 मिलियन पाउंड जो है वो फिक्स हो गए, वो उसका एसेट हो गए, यानी उसको इतने पे मिल जाएगी, यानी उसने एक तरीके से खरीद लिया, उसको टेंशन ही नहीं है कि भाई कुछ भी हो मुझे तो यही 1.60 के रेट के हिसाब से मिलेगा, भले ही मेरा रेट डॉलर का नीचे जाए ऊपर जाए, जो होता है वो मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा। आज ही बैठ गया सोच के कि भाई इतनी अमाउंट लग रही है मुझे, तो ये कहलाती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ये हम यहाँ पे करते हैं कंप्लीटली अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। अच्छा वीडियो लेकिन ज़रूर लंबी हो रही होगी, आप लोग शायद हो सकता है थोड़ा जो है वो सोच रहे हो, कहते हैं कि एग्जैजरेट भी हो रही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़े मज़ेदार हैं, इसको समझना बड़े अच्छी चीज़ है। अच्छा स्पेकुलेशन क्या होती है, इसके अपोजिट सॉल्यूशंस ही हैं दोनों, लेकिन ये सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ये वो लोग होते हैं जो भागते हैं कि भाई मुझे एक्सचेंज रेट इसकी तरफ एक्सपोज नहीं होना। एक और तरीके का ये होता है कि ये जो जगह है ये वो जगह है स्पेकुलेशन जहां लोग इसी रिस्क के ऊपर ही इससे खुश होते हैं कि यानी जो रिस्क है इसके तरफ अपने आप को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज मतलब क्या कि अगर उनको ये लगता है कि भाई इस तरह हो सकता है, वो स्पेकुलेट अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई आज अगर जैसे यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर आज जो है वो 160 रुपये का डॉलर चल रहा है, तो क्या 3 महीने 160 रुपये का एक डॉलर है, तो क्या 3 महीने बाद कितने का होगा, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, लेट्स से वो 180 का होगा। अब इस पर वो जुआ खेलते हैं, एक तरीके से गैम्बल करते हैं कि क्या कि अच्छा इतने का होगा, तो हम क्यों ना आज जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करें और बोले भाई मैं जो है वो आपसे क्या कहते हैं डॉलर खरीद लूँगा, या लेट सपोज ये कर लेंगे, कहते हैं कि आज जो है वो 160 रुपये का है एक डॉलर, कल जो है वो 140 रुपये का होगा। तो ये क्या करेगा, आज ये रेट डिफाइन कर ले, उससे जाकर और बोले भाई मैं आपसे जो है आपको डॉलर दूंगा और आपसे 160 रुपये के हिसाब से उन डॉलर को आप खरीद लिएगा और मुझे 160 रुपये दे दिएगा। ये रेट फिक्स कर लिया एक डॉलर का। अब क्योंकि इसको लग रहा है कि 140 रुपये का हो जाएगा उस वक्त, तो क्या होगा जब वो 140 रुपये का होगा तो 3 महीने बाद ये बंदा जाएगा और जाके उसको कहीं और किसी और मार्केट से जो नॉर्मल स्पॉट मार्केट चल रही हो, क्योंकि ये स्पॉट रेट की बात है ना कि उसको लग रहा है कि आज तो स्पॉट रेट 160 चल रहा है पर 3 महीने बाद 140 हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा उस वक्त एक पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा बैंक से और बोलेगा कि भाई आप 160 रुपये के हिसाब से मैं आपसे 3 महीने बाद जो है वो आपको डॉलर आके बेचूंगा, आप 160 रुपये के हिसाब से मुझसे ले लेना। ये इनका एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब उसको पता चला वाकई 3 महीने बाद जो उसकी प्रेडिक्शन थी वो ठीक हुई, 140 का जो है वो रुपी का 140 रुपये का एक डॉलर हो गया। अब वो क्या करेगा, उस वक्त जाएगा एक स्पॉट मार्केट में, वहाँ से वो उनको जो है वो 140 रुपये दे के इस तरीके से अगर 100 डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो 14,000 रुपये दे के वो उनसे जो है वो 100 डॉलर खरीदेगा और वो 100 डॉलर ला के उस बैंक को दे देगा जिसका उसने एग्रीमेंट करा है। वो एग्रीमेंट किस पे ऊपर था कि आप भाई $1 लाओ या 100 डॉलर का एग्रीमेंट होगा तो 100 डॉलर लाओ, हम आपसे 160 रुपये के हिसाब से खरीद लेंगे। उनको देगा वो 100 डॉलर और 160 रुपये के हिसाब से 16,000 रुपये ले लेगा, तो क्या हुआ, उसको गेन हो गया। ये कहलाती है गैम्बलिंग, ठीक है। गैम्बलिंग किस तरीके से, क्योंकि देखो उसके ऊपर रिस्क भी है। उसके ऊपर क्या रिस्क है, यहाँ तो कोई रिस्क नहीं है ना, यहाँ तो सेव हो गया। उसके ऊपर क्या रिस्क है कि कल को पता चलता है वाकई वो जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ, 160 से 180 हो गया। तो अब वो क्या करेगा, अब उसको लाजमी सी बात है, कहते हैं कि वो वहाँ जाएगा और वहाँ जाके अगर वो खरीदेगा भी तो उसको बाय जो है वो हाई पे करना पड़ जाएगा और सेल वो लो पे करेगा, क्योंकि वहाँ से जब खरीदेगा, क्योंकि देना तो है उसको 100 डॉलर, तो वो उस वक्त के या तो अगर उसने पहले से खरीद के रखे हुए अपने पास तो फिर तो कोई बात ही नहीं आती। अगर वो पहले से खरीद के रखे हुए हैं तो फिर वो घुसी क्यों रहा है भाई इस मार्केट में, वो खरीदेगा ही उस टाइम, लाजमी आता है। स्पेकुलेशन कर रहा है तो उसका तो मकसद यही है कि मैं सस्ते में खरीद के बेचूंगा इसको महंगा, आज मैं इससे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो वो जब जाएगा बताया उस टाइम पे जब मैच्योर होने की बारी है कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो 180 रुपये का हो गया $1, तो 180 रुपये का आपसे 18,000 का खरीदेगा और यहाँ लाके 16,000 में भेज देगा, तो उसको उल्टा 2,000 का लॉस हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, यही सब कुछ लिखा हुआ है। एन एक्ट टू एक्सपोज योर सेल्फ टू एक्सचेंज रेट रिस्क, एन एक्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सचेंज रेट, देन अ पर्सन गैम्बल। यानी लेट सपोज उसको लग रहा है कि भाई जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो £1 जो है वो $1.68 का होगा और वो स्पेकुलेट ये कर रहा है कि 3 महीने बाद यानी अगस्त के अंदर जो रेट है वो £1 का $150 हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर इंटर हो जाएगा। नाउ ही विल एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन अगस्त, ही बाय पाउंड फ्रॉम द मार्केट। अच्छा देखिए, यानी इसमें ये तरीकेकार है कि भाई अगर वो ये सोचता है तो अगर उसने लेट सपोज 100 पाउंड की बात करी हुई थी कि भाई उसको लग रहा है कि यार पाउंड जो है ना, पाउंड हमारा जो है वो आप समझ ले, कहते हैं कि पहले $1 के अंदर $1.68 मिल रहे थे, अब $1 के अंदर जो है वो $1.50 मिल रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जो है डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो जाएगा, इसके हिसाब से अगस्त में अप्रिशिएट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने ये कहा कि भाई मैं जो है वो आपको जो है
वो पाउंड्स बेचूंगा, बैंक को कहा कि भाई आपको पाउंड बेचूंगा, 100 पाउंड आपको लाके बेचूंगा और एक रेट एग्रीड कर ले। उन्होंने वो लोग इस रेट के ऊपर एग्री हो गए, लेट्स सपोज 1.68 के ऊपर। अब क्या होगा, जब अगस्त आएगा और वाकई उसकी ये प्रेडिक्शन ठीक हो गई 1.50 वाली, वो वही करेगा जो मैंने आपको बताया कि 1.68 जो है वो डॉलर के हिसाब से, ओ सॉरी ये रेट हो गया, तो जब ये रेट आ जाएगा तो क्या करेगा 1.50 डॉलर के हिसाब से वो जाएगा स्पॉट एक्सचेंज की मार्केट में, वहाँ 1.50 डॉलर देगा और वहाँ से पाउंड खरीद लेगा, 100 पाउंड खरीद लेगा 1.50 डॉलर के हिसाब से। और फिर जो बैंक से उसने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था इस रेट के ऊपर, तो जाके उनको पाउंड बेचेगा और 1.68 डॉलर के हाथ से पैसे ले लेगा, तो उसको अगेन गेन हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। इन अगस्त ही बाय पाउंड्स फ्रॉम मार्केट एंड सेल दिस पाउंड्स टू बैंक एट अ प्री एग्रीड रेट। तो देखिए जी, यही कॉन्सेप्ट्स बड़े मदद देते हैं आपको ये चीज़ समझने में कि यार ये स्पेकुलेशन, फॉरवर्ड एक्सचेंज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये है क्या चीज़। और वाकई आजकल के बैंक्स के अंदर भी ये चीज़ें बहुत चल रही है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम और सिंप्लीफाई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वो चीज़ नहीं होती जो हम इन दो कामों के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस ऑप्शन लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर करेंसी कॉन्ट्रैक्ट कह लें, करेंसी ऑप्शंस कह लें, पुट और कॉल का ऑप्शन होता है, करेंसी स्वैप कह लें, ये सब कुछ जो है वो इसी तरीके की चीज़ों के लिए यूज़ हुआ करते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बैंक करते हैं पर किन लोगों के साथ करते हैं, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर करेंसी वाली जो बात होती है, करेंसी ऑप्शंस क्या होते हैं और करेंसी स्वैप क्या होते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और इसके बाद वाली वीडियो को भी आप लाजमी देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि करेंसी, एक्सचेंज रेट, हेजिंग, स्पेकुलेशन क्या होती है। और इसी तरीके से आप और इंटरेस्टिंग चीज़ों में आप आगे जाते रहेंगे जैसे जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कोर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू।